जय हिंद, मैं हूँ कन्नन दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट दानवीर सिंह। आज बात करेंगे नरेंद्र मोदी के अरुणाचल के दौरे को लेकर पैदा हुआ विवाद, विवाद चाइना की तरफ से और कारण हमारे बॉर्डर का इशू। जैसा कि आप लोग जानते हैं और हम सब ने देखा कि नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च को सेला का टनल का उद्घाटन किया। अधिकतर लोग वहाँ पर नहीं गए हैं, आप लोगों को मालूम नहीं है कि वो कैसा इलाका है, तो मैं आपको बताऊँ कि वो इलाका बहुत ही दुर्गम है, कच्ची पहाड़ियाँ हैं, हल्की-सी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड हो जाता है, पतली संकीर्ण रोड हैं, बहुत सारे घुमाव हैं, जैसे पहाड़ी रास्ते होते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि अरुणाचल के अंदर ट्राइब्स की ज़मीन है और वहाँ पर वो जो इंडियन लॉ है रोड बनाने का वो अप्लाई नहीं होता। वो सरकार उसको एक्वायर नहीं कर सकती और जैसे बाकी जगह पे बिजली को लेकर और आपके टेलीफोन लाइन्स को लेकर और आपके रोड को लेकर, रेलवे को लेकर सरकार किसी भी ज़मीन को एक्वायर कर सकती है कंपनसेशन देके। ये प्रक्रिया अरुणाचल के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। वहाँ पर आपको ट्राइबल एरियाज़ जहाँ से वो निकलती है, ट्राइब्स की कंसेंसस लेना बहुत ज़रूरी है और वो मिलना कोई आसान काम नहीं है। तो बहरहाल ये एक दूसरी रियलिटी है और तीसरी रियलिटी ये है कि सर्दियों के समय सेला पास जो कि 13,000 फुट पर है, उसके ऊपर बर्फ गिर जाती है और वो सर्दियों में भी कई दिनों तक बंद रहता है। तो सर्दियों में भी कई दिनों तक बंद रहता है, गर्मियों में और बरसातों में जब बारिश हो जाती है तो कहीं न कहीं भूस्खलन हो जाता है, तो फिर रास्ता बंद हो जाता है। सिंगल रोड है, ट्रैफिक डेंसिटी कम होती है और गाड़ियाँ धीरे-धीरे चलती हैं, तो जो रास्ता आप मानो कि 24 घंटे में कवर कर सकते थे नॉर्मल पहाड़ी इलाके में, वो यहाँ पर आप 1 से 2 दिन के अंदर कवर कर रहे हैं। मतलब 1 तो दिन करी 1 से ज़्यादा, 2 से 3 दिन में कवर कर रहे हैं। आप अलग-अलग जगहों पर रुकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर तेजपुर से तवांग जाया जाए तो सैला पड़ेगा, बॉमडीला पड़ेगा और ये सब इलाके पड़ेंगे। तो आपको रुकना पड़ेगा और आप एक बारी में नहीं जा सकते। जो चौथी चीज़ है वो ये है कि जब सेला पास से गाड़ियाँ तवांग की साइड में क्रॉस होती हैं, तो वो गाड़ियाँ कितनी क्रॉस हुई? कौन-सी गाड़ियाँ क्रॉस हुई? क्या उन गाड़ियों के पीछे आर्टिलरी तोपें भी थीं? क्या वो मिसाइल कैरियर्स थे? क्या और कोई भारी इक्विपमेंट क्रॉस हो रहा था? तो जो भी कार्रवाई होती थी, चाहे दिन हो या रात हो, उसको चाइनीज़ ऑब्ज़र्व कर सकते थे और नोट कर सकते थे। तो यानी कि वो एक ऐसा पॉइंट था, जो चाइनीज़ के कांस्टेंट ऑब्ज़र्वेशन में रहा। अब वो सारी स्थितियाँ बदली हो गई और उसका डिसएडवांटेज अब इस सब चीज़ का डिसएडवांटेज फौजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि आपको 2 से 3 दिन लगेंगे रिज़र्व्स को आगे भेजने में। अगर रिज़र्व्स को भेजना पड़े, तो उनको आगे भेजने में 2 से 3 दिन लगेंगे और चाइनीज़ के पास एडवांटेज टेरेन की इसलिए है कि वहाँ पर एक्सप्रेस हाईवे जैसे हाईवे राइट अप टू द बाउंड्री आते हैं। बिल्कुल खुला का इलाका है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाइनीज़ साइड में बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है और वो पलक झपकते वहाँ पर बॉर्डर पर आ सकते हैं और हमें 2 से 3 दिन लग जाएँगे बॉर्डर पर पहुँचने में, तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। फिर जो भी हमारी जो टुकड़ियाँ उधर जाएँगी उसको चाइनीज़ गिनती कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी फ़ौजें आगे आई हैं, उस हिसाब से वो अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं, कर सकते थे। अब इस सब के बीच में
ये डिसाइड हुआ कि भाई हमें भी अरुणाचल के अंदर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, बनाना है और उसी कवायद के तहत ये सेला टनल बना जिसका नरेंद्र मोदी साहब ने 9 मार्च को उद्घाटन किया। इसके उद्घाटन के बाद एक तो आपको ये पहाड़ चढ़ के और क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। सर्दियों में जो बर्फ की वजह से ये इलाका बंद रहता था, अब वो नहीं रहेगा। रोड का चौड़ीकरण भी हो रहा है और ये बंद भी नहीं होगा, यानी कि जो चीज़ 3 दिन में कवर होती थी, अब शायद वो 1.5 से 2 दिन में कवर हो जाएगी। तो एक तो वो समय कंडेंस हुआ, सीक्रेसी आप मेंटेन कर सके और आपका रिएक्शन टाइम इम्प्रूव हो गया। इसी तरीके से और भी डेवलपमेंट हो रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पैरेलल भी एक रोड है जिससे कि ट्रूप्स का लैटरल मूवमेंट, दाहिने बाएं की हरकत जो है वो आसानी से करी जा सके, इस पर भी काम बड़े जोर शोर से चल रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी वहां गए और इस चीज को इनॉग्रेट किया, इसकी आपत्ति चाइना ने जताई। चाइना इसको जंग नाम का इलाका मानता है, जंग नाम का इलाका वो मानता है और उसके मुताबिक ये साउथ तिब्बत है। पूरे अरुणाचल पे वो क्लेम करता है, पूरा 80,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। वो कहता है ये इलाका हमारा है और हम कहते हैं कि अरुणाचल हमारा अभिन्न अंग है। वहीं उत्तराखंड में भी 2,000 स्क्वायर किलोमीटर वो क्लेम करता है। ईस्टर्न लद्दाख में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर पर वो कब्जा कर चुका है। तो ये चाइनीज का क्लेम है और वो ये कहते हैं कि जब तक बाउंड्री डिस्प्यूट एक्सक्यूज मी, जब तक बाउंड्री डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो जाता है, तब तक हिंदुस्तान के पास कोई भी लेजिटिमेसी नहीं है इस इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। और ये इलाका चाइना का है और आप इसके अंदर डेवलपमेंट ना करें, आपके प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं जाने चाहिए। वहीं आपको मैं ये याद दिला दूं कि इस इलाके से कोई भी व्यक्ति अ, अगर चाइना जाना चाहे तो उसको वीजा नहीं प्रदान होता है। हाल ही में हमने पिछले साल सितंबर के महीने एशियन गेम्स के दौरान देखा कि यहाँ की 3 महिलाएं प्लेयर मार्शल आर्ट की, वजू वसु करके कोई एक मार्शल आर्ट है, उसकी प्लेयर्स वहां जानी थी तो उनको अलाउ नहीं किया गया क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश की निवासी थी। और पहले भी इस तरीके की डिनायल्स होते रहे हैं। जब मनमोहन सिंह साहब गए थे तब भी उन्होंने चाइनीज ने इसी तरीके की बात कही थी और कोई भी मिनिस्टर जब वहां जाता है अरुणाचल प्रदेश में तो वो अपना एक प्रोटेस्ट दर्ज करते हैं और इंडिया उसको रिबट करता है, काउंटर करता है। अब ये कार्रवाई के टाइमिंग्स बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिया सेला पास को बाईपास करके टनल को इनॉग्रेट करता है। टू वे टनल है, 2 टनल है, एक आने के लिए, एक जाने के लिए। बहुत ही आधुनिक टनल है ये। इसका इनॉग्रेशन होता है और ठीक उसके 2 दिन बाद इंडिया अग्नि 5 का परीक्षण करता है। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 5,000 से 7,000 किलोमीटर तक की आंकी गई है और ये मिसाइल का टेस्ट तब होता है जब चाइनीज के टोही शिप्स, जो सर्वेलेंस वाले शिप हैं, जो मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री और ये सब को स्टडी करते हैं, ये इंडियन ओशन में गश्त लगा रहे थे। बखूबी तौर पर ये उस टाइम में किया गया जब उनकी पूरी नजरें और निगाहें आसमान की तरफ थी। बेसिकली हम चाइना को बताने चाह रहे थे कि देखिए हमने ये टेस्ट कर लिया है और मल्टी एंट्री व्हीकल के साथ में ये टेस्ट किया, यानी कि इस इसके वॉरहेड में मल्टीपल वॉरहेड्स होंगे और जब ये स्पेस से वापस एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ टारगेट कर पाएगी और ये तकनीक P5 के अलावा इंडिया के पास है। बहुत ही मेजर तकनीक है
और ये इंडिया को एक डिफरेंट लीग में खड़ा करता है। तो ये सारी चीजें एक के बाद एक हुई हैं। बेसिकली जो चाइना का स्टेटमेंट आया है, वो अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट के अगले दिन आया है। और ये पूरे खेल को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि चीन इंडिया की इस तैयारी से बौखला गया है, और जो हमारी सामरिक दृष्टिकोण से जो तैयारी है, दैट इज जो हमारी रॉकेट फोर्स है, या जो जो मिसाइल कंपोनेंट है लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का, वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि चाइना अब अ, उस तरीके से गेम नहीं खेल सकता, उस तरीके से बुली नहीं कर सकता। और ये अ, जो बेचैनी थी, ये इनके स्टेटमेंट में, वांग वेनबिन इनके स्पोक्स पर्सन है, उनकी स्टेटमेंट में ये नजर आई। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आने वाले टाइम में चाइना के साथ में हमारा कॉन्फ्रंटेशन बढ़ेगा। कम होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इंडिया चाइना को चैलेंज कर रहा है। इंडिया चाइना को ट्रेड और इकोनॉमी में चैलेंज कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर चैलेंज कर रहा है। मिलिटरीली हम अपने आप को मजबूत करते जा रहे हैं, हम मिलिटरीली चाइनीज को चैलेंज कर रहे हैं। और ये चैलेंज चाइनीज को बहुत अनकंफर्टेबल कर रहा है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि इंडिया चाइना का कॉन्फ्रंटेशन बढ़ेगा, ना कि कम होगा। और इसी के साथ मेरा ये टॉक यहाँ पर समाप्त होता है। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।